नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन स्तर पर फैसला कर लेने के बाद हर हाल में उस पर कायम रहना चाहिए। फैसला करने वाले ही उस पर कायम नहीं रहे तो फिर वो हमसे क्या उम्मीद करे और क्यों करे। जब पिछली बार यह तय कर लिया गया था कि 2 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिए जाएंगे, तो पिछली बार बीडी कल्ला जी को क्यों और कैसे टिकट दे दिया गया। इस तरीके के फैसले कभी होते नहीं है। कोई पाबंदी नहीं होती किसी भी मुद्दे में। आपने पहले तो ये पाबंदी लगाई कि सब 2 साल हारा हुआ आदमी है, उसको तीसरी बार टिकट नहीं मिलेगा। कईयों को टिकट नहीं दी, लेकिन बीकानेर की नौबत आई तो कल्ला जी 2 बार से हारे हुए थे, तो तीसरी बार दे दिया टिकट। क्यों दे दिया? तो दूसरे को क्यों नहीं दिया? तो इन चीजों पर फैसला होना चाहिए। फैसला अगर होता है तो उस पर पाबंदी आप अगर आप पाबंदी नहीं रखोगे तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं छोटे कार्यकर्ताओं से? और संवाददाता कोटा से इस वक्त योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, यूडीएच मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, अपने ही आलाकमान पर सवाल उठाए गए हैं, कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल प्रियंका, जो आज ये कुछ हुआ है ये कांग्रेस की कार्यशाला थी, जिसके दौरान ये हुआ है। कांग्रेस की कार्यशाला को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त संबोधन में पहले उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर घेरा, और केंद्र सरकार को घेरते घेरते वो खुद अपने ही संगठन पर आ गए। अपने ही संगठन पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अपने ही संगठन के बारे में उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि संगठन स्तर पर पहले फैसले लिए जाते हैं, तो जो फैसले लिए जाते हैं संगठन स्तर पर उन पर कायम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल पर उन पर कायम रहना चाहिए। लेकिन जब संगठन ही खुद कायम नहीं रहता तो हमसे क्या उम्मीद की जाए और क्यों की जाए, क्योंकि जब संगठन ही कायम नहीं है तो हम कैसे कायम रहे क्यों। और इसमें हवाला देते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि जब पिछली बार ये तय कर लिया गया था कि 2 बार हारे गए नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा संगठन की तरफ से, उसके बाद बीडी कल्ला जी को टिकट किस तरीके से दे दिया, किस आधार पर दे दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने युवाओं को टिकट देने की जो अभी बात चल रही है, जो कि अभी ये बात आई है कि युवाओं को टिकट दिया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, उस पर भी उन्होंने अपना बयान देते हुए ये कहा। बिल्कुल योगेश, देखिए जब कोई मंत्री और नेता विपक्ष पर सवाल उठाए तब तो इसमें कोई दिक्कत सामने नहीं आती है, लेकिन जब कोई मंत्री अपने ही पार्टी, अपने ही लोगों पर सवाल उठाने लग जाए तो तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर चुनाव और नियुक्तियां होनी हैं, जिनकी शुरुआत ब्लॉक स्तर के चुनाव से भी हो चुकी है। यूं तो ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव 31 मई तक संपन्न होने थे, लेकिन चिंतन शिविर के चलते बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 10 जून कर दी गई थी। लेकिन पार्टी दूसरी तरह के झमेलों में उलझ गई थी, जिसके चलते ब्लॉक अध्यक्षों के नाम घोषित करने में देरी हो रही है। पहले राज्यसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया में देरी हुई और अब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले पर पूरी पार्टी आंदोलनरत है, जिसके चलते दूसरे सभी काम ठंडे बस्ते में हैं। ब्लॉक स्तर के चुनाव के बाद जिला और उसके बाद प्रदेश स्तर के चुनाव होने हैं, लेकिन अब इन सभी स्तरों पर हो रही देरी होने की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। मंडल बना लिए, ब्लॉक अध्यक्ष के हमारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष के 30 जुलाई पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि उदयपुर डिक्लेरेशन में 80 दिन और 190 दिन का कहा गया था। राजस्थान में 80 दिन और 190 दिन के अंदर अंदर तमाम पदों को, संगठन के पदों को भर दिया जाएगा। और मुझे बड़ा फक्र है कि राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से सदस्यता अभियान हुआ। अब उसके बाद हम सबसे नीचे का जो पोस्ट होता है उसके चुनाव की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी है। जैसे बूथ प्रमुख का चुनाव होता है, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पूरी होंगी
और उसी प्रक्रिया के तहत फिर आगे हम जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जिला अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद फिर एआईसीसी के मेंबर का चुनाव करेंगे प्रदेश से, उसके बाद एक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर सभी लोग मिलकर के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किया जाएगा। उधर अग्निपथ स्कीम को लेकर आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश की पीसी की गई और अग्निपथ योजना को सेना के लिए कमजोर योजना बताया। साथ ही बताया कि कैबिनेट में इस स्कीम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नौजवान के हित में अग्निपथ योजना वापस ले, जिससे सड़कों पर जो आग लगी हुई है, क्योंकि भारत सरकार की सोच दिख रही है, नाम अग्निपथ, शुरू हो गई आग। अग्निवीर आप तैयार करना चाहते हो, पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना को एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत सरकार यूज करना चाहती है। हम ये चाहते हैं भारत सरकार सामने आकर इस योजना को तुरंत वापस ले, और तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो किसानों का आंदोलन लंबा चला और बाद में नाक रगड़ के इनको किसान बिल वापस लेने पड़े। आपको कल ये वापस लेना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए सेना के सम्मान में, भारत के सम्मान में, नौजवान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कल अमर जवान ज्योति पर जयपुर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। हम लोग नौजवान भी इकट्ठे होंगे, नागरिक भी इकट्ठे होंगे। हम लोग तिरंगा रैली निकालेंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का आक्रोश जारी है। राजस्थान युवा कांग्रेस ने भी अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन किया। आज शाम अमर जवान ज्योति पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मशाल जलाकर भी योजना का विरोध जताया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुष्यंत सिंह चुंडावत भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा है और देश को कमजोर करने की साजिश है। खबर कोटा से है। कोटा में इटावा नगर पालिका अध्यक्ष पति और पार्षदों के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गेता रोड सड़क की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो में पार्षद मारपीट करते दिख रहे हैं। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में इटावा पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। और कर लेते हैं अगली खबर का। अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते भी दिख रहे हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। रवाना हो जाए, रवाना हो जाए, मैं क्या रवाना हो जाए कांग्रेस के राज में ये तरीके। खबर नाबालिग को खोजने की मांग को लेकर प्रदेश की सुजानगढ़ के भोजलाई चौराहे के पास आक्रोशित लोगों ने आरएलपी नेता के नेतृत्व में सड़क मार्ग जाम कर दिया है और नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में बालिका को बरामद करने की मांग की। टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बसों और अन्य वाहनों में सवार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरएलपी नेता अमृता चौधरी ने बताया कि बालिका को बरामद करने की बजाय पुलिस ने हम बालिका के परिजनों पर ही मामला दर्ज कर लिया। जब हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, किसी की मदद करना अपराध तो नहीं। दूसरी ओर सूचना मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश करके रास्ता खुलवाया। एक बार से सुबह प्रकरण दर्ज हुआ नाबालिग बच्ची के अपहरण का, जिसमें प्रकरण दर्ज है और तलाश की जा रही है। उसी बात को लेकर परिवारजन तथा कुछ रिश्तेदारों ने
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना 20वें दिन भी जारी रहा। धरने में लगातार रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट रहे। धरने में बैठे कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनके मेहनत की कमाई की पेंशन, ग्रेच्युइटी में काटी गई लाखों की राशि का रिफंड देने की गुहार लगाई गई। कर्मचारियों का कहना है कि बुढ़ापे में अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए शर्म की बात है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। कार की चपेट में एक बाइक आई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। गणेश मंदिर पुलिया के पास की यह हादसा बताई जा रही है। हॉस्पिटल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया। दादाबाड़ी थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और तफ्तीश की जा रही है। तो हादसे की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोटा से ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कारणों की तलाश की जा रही है कि आखिर किन कारणों से ये हादसा हुआ है। और खबर कोचिंग नगरी से है। कोचिंग नगरी कोटा में 16 साल की बालिका से गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित लड़की ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उसके रिश्तेदार ही कोटा से उसका अपहरण करके उसे ले गए और करीब 18 दिन तक उसे कैद करके रखा। उसके जीजा के भाई ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके साथ रेप किया। होश में आने पर उसे फिर से शराब पिला देता था। 2-3 दिन बाद जब उसका जीजा भी वहां आया और उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे तैसे नाबालिग उनके चंगुल से छूटकर निकली और कोटा आने के लिए स्टेशन पहुंची। वहां भी मदद के बहाने एक युवक उसे अपने साथ ले गया, फिर दोस्त के साथ मिलकर बालिका से रेप किया। पीड़ित लड़की को उद्योग नगर पुलिस ने दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। पुलिस ने पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। किराने के सामान लेने के लिए गई थी वो किराने की दुकान पर, तो वहीं से उसके जीजा का भाई ऑटो में आया और उसे वहाँ से लेकर चला गया, उठा करके ले गया उसे। और लड़की को वहाँ से ले जाने के बाद में वो फिर बस से उसे जयपुर ले गया। बालिका ने बताया कि उस मकान में मुझे बंदी बनाकर रखा गया और ताला लगा कर रखा गया। बालिका को जबरन जीजा के भाई द्वारा शराब पिलाई गई और उसे कभी भी होश में नहीं आने दिया जाता था। जैसे ही होश में आती उसे तुरंत शराब पिलाई दी जाती थी और इस प्रकार शराब पिला करके उसके साथ में जीजा के भाई द्वारा दुष्कर्म किया गया। कोचिंग नगरी में एक बार फिर 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बालिका के जीजा व उनके भाई सहित अन्यों ने गैंगरेप कर उनको कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। बालिका के जीजा व उनके भाई ने बालिका का कोटा से अपहरण कर लिया और जयपुर में 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और शराब पिलाकर बारी बारी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बालिका जब बदमाशों के चंगुल से निकलकर कोटा लौटने लगी तो 2 अन्य बदमाशों ने सहयोग करने के नाम पर उनके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बात राजसमंद की। राजसमंद एसीबी ने माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। एसीबी टीम द्वारा अस्थायी निवास की तलाशी के दौरान 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। राजसमंद एसीबी एएसपी अनूप सिंह ने बताया कि परिवादी ने एसीबी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि गिट्टी क्रेशर प्लांट को सुचारू रूप से चलने देना और निरीक्षण के दौरान नाजायज परेशान नहीं करने की एवज में राजेंद्र लालस सहायक खनिज अभियंता विजिलेंस ने उससे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। राजसमंद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैप की कार्रवाई करते हुए राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। वो आए और उसको सुचारू रूप से चलने देने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की है, जिसका वेरिफिकेशन हमने करवाया, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेने की बाबत की सत्यापन हुआ था। परिवादी द्वारा आज जो 50,000 रुपए देते वक्त उनको
हमने गिरफ्तार किया है। और बात कोटा की। कोटा में एसपी ऑफिस में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही महिला पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। धामन प्रजाति का ये सांप करीब 6 फीट लंबा बताया जा रहा है। सांप कार्यालय में रखी फाइलों के पास छिपा हुआ था। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्नैक कैचर को बुलाया, जिसके बाद स्नैक कैचर गोविंद ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। जिला विशेष शाखा के प्रभारी ने इस मामले में नगर निगम को पत्र लिखकर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को पुरस्कार देने की भी अनुशंसा की है। में हमारी 2 महिला हेड कांस्टेबल काम कर रही थी। मैं और कमल जी हमारे ऑफिस में थे। उसी समय एक अचानक सांप निकला, जिससे वो महिलाएं डर गई, चिल्लाई। हम गए, देखा तो वो सांप कोने में छुपा हुआ था। उसी वक्त हमने गोविंद सिंह जी को फ़ोन किया, वो आए। गोविंद शर्मा जी को फ़ोन किया। सांप काफ़ी लंबा था, वो आए और उन्होंने उसको पकड़कर कब्जे में लिया और उसे थैले में रखा। और फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ही साथ ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे इसके कामगारों को भी संबल मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान की जलापूर्ति भगवान के भरोसे है। जी हाँ, मानसून आने को है और राजस्थान के जो बांध हैं उनका कंठ सूखने लगा है। अगर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए तो राजस्थान के इन तमाम बांधों के अंदर पानी का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में पानी के हालात को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि प्रदेश का सबसे अहम बांध बीसलपुर लगातार सूखता जा रहा है। जी हां, जयपुर, टोंक और अजमेर की लगभग 1 करोड़ की आबादी को पेयजल की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में अब रोज 2.5 सेंटीमीटर पानी कम हो रहा है। इस बार बांध की सेहत पर पिछले वर्ष कमजोर मॉनसून का असर भी साफ नजर आ रहा है। बीते जून के मुकाबले इस जून में 70 सेंटीमीटर यानी 1.9 टीएमसी पानी कम है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बारे में चिंतित रह के कई बार पेयजल समस्या को लेकर रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों का हम निस्तारण करें। हालात विकट होते जा रहे हैं। जिम्मेदारों की निगाहें अब इंद्रदेव पर टिकी है। प्रदेश का जलदाय विभाग इस उम्मीद में है कि मॉनसून में अच्छा पानी बरस जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बीसलपुर में लगातार बढ़ती पानी की मांग की वजह से बांध में महज 0.242 बीसीएम पानी बचा है। बांध की कुल भराव क्षमता का महज 22%। बीसलपुर से जुलाई के अंत तक ही पानी की सप्लाई हो सकती है। ऐसे में जुलाई के अंत तक पानी नहीं आया तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जल की उपलब्धता बहुत कम। देश का 10% से अधिक भूभाग और 1.7% के आसपास सतही जल। आप अंदाजा कर सकते हैं कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति कितनी खतरनाक है। बीसलपुर को लेकर जलदाय विभाग ज्यादा चिंतित है क्योंकि जयपुर समेत कई अहम शहरों की पेयजल व्यवस्था इसी के भरोसे है और विभाग अब भगवान भरोसे है। जलदाय विभाग के मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के आश्वस्त हैं कि भगवान इस बार बहुत मेहरबान होंगे और राजस्थान में मानसून से अच्छी बरसात होगी ताकि राजस्थान में पानी की जो व्यवस्था है वो की जा सके।
देखना ये होगा कि राजस्थान के अंदर मानसून की मेहरबानी कितनी रहती है और जलदाय विभाग की पेयजल को लेकर के क्या तैयारियां रहती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात पूनिया के विपक्ष पर प्रहार की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया शनिवार को चूरू के शक्ति पैलेस होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर पूनिया ने अग्निपथ योजना को ऐतिहासिक और स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को देश सेवा के लिए मौका दिया जा रहा है, वहीं विपक्ष द्वारा युवाओं को गुमराह करके भ्रम फैलाया जा रहा है तथा शांति का माहौल बनाया जा रहा है। कि जो नौजवान है वो बड़ा निर्दोष होता है, भोला होता है, उसको गुमराह करने के लिए यहाँ इस प्रदेश में, देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अनेक अवसरों पर इस देश के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस योजना की हकीकत और सच्चाई को लोग समझेंगे और सही रास्ते पर आएंगे। कल्याण के और देश की सुरक्षा के जो काम किए, सम्मान के जो काम किए, उसको सबको समझना चाहिए। किसी अफवाह की, भ्रम की या किसी तरीके की अराजकता की, हिंसा की आवश्यकता नहीं है। इसी के मद्देनज़र भारत की सरकार ने सेना में, क्योंकि कोरोना के कारण कुछ लोग एज बार हुए थे, उनको आयु में भी 3 वर्ष की छूट दी है, यानी वो कम्पीट कर सकेंगे। तो उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं, एक अच्छा अवसर है। इस अवसर को, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश से जुड़ने की बात करते हैं, तो देश की व्यवस्था के साथ चलना ये हमारा फर्ज होता है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, उनके हित की ये योजना है। दिल्ली में CNN न्यूज 18 के टाउन हॉल कार्यक्रम के उद्घाटन संस्करण में कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। यहां केंद्रीय मंत्रियों से सीधे सवाल भी हुए और नीति निर्माण में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी दिए गए। पत्रकार और बुद्धिजीवियों के सवाल, उद्योगपति और व्यापारियों की चिंता, सामाजिक सरोकार से जुड़े सुझाव, केंद्रीय मंत्रियों के हाजिर जवाब। CNN न्यूज 18 टाउन हॉल। CNN न्यूज 18 टाउन हॉल के उद्घाटन संस्करण में उन सभी मुद्दों पर चर्चा और सवाल जवाब हुए जिसके लिए इस मंच को तैयार किया गया है। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश मंत्री S जयशंकर ने यहाँ सरकार की नीति, नियत, योजना के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार की उपलब्धि भरे 8 सालों का लेखा जोखा विस्तार से बताया। साथ ही अग्निपथ, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और सीमा विवाद सरीखे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार की बात रखी। आज रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम भी अपने रक्षा मंत्रालय में जॉब्स 10% रिजर्वेशन, होम मिनिस्ट्री ने कहा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 10% रिजर्वेशन देंगे और आयु सीमा को भी उस तरह से छूट दी है, रिलैक्सेशन दी है। तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि सरकार खुले मन से देख रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोला और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर देश भर में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। Any one of you call for an investigation? Could any one of you say आज नहीं आ सकता, मंडे आऊंगा? Anyone in this room? If God forbid any one of you broke the law, could you call friends and families and supporters from around the country? Come, let's burn some tires in the national capital. वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने नुपुर विवाद पर गल्फ और अन्य एशियाई देशों के रवैये पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि वो सभी जानते हैं कि ये भारत और सरकार का रुख नहीं है और पार्टी की कार्रवाई से ये बात समझी भी जानी चाहिए। जयशंकर ने चीन से सीमा विवाद पर भी अपनी बात रखी। But we are very, very clear on one point, which is we will not allow any unilateral attempt by China to change the status quo or to alter the LAC. CNN न्यूज 18 टाउन हॉल का मकसद ही भारत के नीति निर्माण में सुझाव, समस्याओं के समाधान में रायशुमारी और सरकार के कामकाज में जन भागीदारी को मजबूत तरीके से रखने के लिए किया गया है और इसीलिए हर 3 महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।